अच्छा नीलेश भाई, एक हमारे यहाँ पर एक कहते हैं ना कि हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेते हैं। सभी ने कहा कि हर एक्सचेंज की एक ही एक्सपायरी होगी, तो तीसरे एक्सचेंज को रिवाइव करने की कोशिश चल रही है यहाँ पर। इस पूरे स्पेस में बहुत पैसा बनाया, चाहे वो बीएसई हो, एंजल हो, या म्यूचुअल फंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या डिपॉजिटरीज। ये अगले 10 साल के लिए पोर्टफोलियो में रखने वाले स्टॉक्स हैं क्या? अनुज भाई, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा है। एक ज़माने में जब मैंने करियर शुरू किया था तो 35 करोड़ का हमारा फंड था। आज तकरीबन 5 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं। आने वाले समय में उस प्रकार का ग्रोथ दिखता ही रहेगा। आज म्यूचुअल फंड में कुछ 5 करोड़ निवेशक हैं, कल को उठ के ये 15-20 करोड़ हो ही जाएंगे। तो अगर आप एक लंबा व्यू लेते हैं तो जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनमें निवेश रख सकते हैं। एंड थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहिए। कोई एक्सचेंज है, कोई डिपॉजिटरी है, कोई ब्रोकिंग कंपनी है, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कोई एनबीएफसी है। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखे तो ग्लोबली भी देखा है और इंडिया में भी देखा है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग बहुत पावरफुल थीम है। और जैसे जैसे लोग फिजिकल एसेट्स, रियल एस्टेट, सोने से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक्स यहाँ पे आएंगे तो इन कंपनीज को फ़ायदा होगा। चलिए एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछते हैं। नीलेश भाई आप शुरुआत करिए। एफआईएस कब आएंगे वापस? अगर आप देखें एफपीआई को तो वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी साल में देखिए, जनवरी में बेचा, फरवरी मार्च खरीदा, अप्रैल में ही बेचा, जून जुलाई अगस्त सितंबर खरीदा, अक्टूबर नवंबर बेचा, दिसंबर खरीदा। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग छोड़ के गए हैं। हाँ, उनकी अगर एग्रेसिव सेलिंग होती है तो कोई इजी एग्जिट तो देता नहीं है, लोग भाव कस के लेते हैं। बट एक बात तय है कि अगर वो जब भी आएंगे तब उन्हें अपनी कीमत देनी पड़ेगी। भारत एक ऐसी मार्केट है जहाँ से निकलना बहुत आसान है, बट वापस आने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रशांत जी, आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? क्योंकि पूरे साल मार्केट को टेक्निकली डोमेस्टिक फ्लोज ने संभाला। देखिए अनुज जी, एक चीज बराबर से मेरे हिसाब से अपने को गौर करना चाहिए कि जो इंडिया में 8 लाख करोड़ 800 बिलियन डॉलर्स का एफआईआई इन्वेस्टमेंट है, उसमें से करीबन 75% जो है वो मल्टी रीजनल फंड से आते हैं। ओनली 200 बिलियन डॉलर्स जो है, सिर्फ 25% जो है वो इंडिया डेडिकेटेड फंड से आते हैं। मैं 5-10% इधर उधर हो सकता है मेरे आंकड़े। एक्चुअली कोटक की जो दूसरी शाखा है उन्होंने भी इस पे काफी ये स्टडी की हुई है, तो आंकड़े कहीं कहीं उसी जगह पर। तो जो ये इनफ्लो आउटफ्लो जैसे अपने को अक्टूबर में दिखे, वो ऐसा नहीं है कि इंडिया को बेचने के, इंडिया से नाखुश होकर बेच रहे हैं एफआईआई। चाइना में ह्यूज रैली आई और जो अंडरवेट थे चाइना में, तो उनको चाइना इक्वल वेट करना हो या ओवरवेट करना हो या अंडरवेट रिड्यूस करना हो, तो उनको बाकी सभी मार्केट्स ईएम में जो 25 देश है उनमें सबसे उनको ट्रिम करना पड़ता है और या करते हैं। तो उसके चलते इंडिया से भी थोड़ा आउटफ्लो हुआ है। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि इंडिया डेडिकेटेड फंड से कोई खास आउटफ्लो हुआ है। ये सब मल्टी रीजनल फंड से आउटफ्लो हुए हैं जो पिछले 4-6 महीने में हुए। एंड सही मायने में इनफ्लो इंडिया में मैसिव इनफ्लो तभी आएगा मेरे हिसाब से। एक तो इंडिया डेडिकेटेड वो जो 25% है उसमें बढ़त हो, और दूसरा जब भी इमर्जिंग मार्केट एज एन एसेट क्लास फेवर में आएगा, जो कि पिछले 10 सालों से आउट ऑफ फेवर है। दुनिया भर में निवेशकों को यूएस से ज्यादा आज कोई भी मार्केट इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, और वो कई सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। पर जब भी ये सब देखिए उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। 10 साल के पहले 10 साल तक इमर्जिंग मार्केट्स फेवर में थे, तभी काफी फ्लोज आए थे ईएम में, एंड उसके चलते इंडिया में भी। तो जब भी ईएम में फ्लोज का एक चलेगा दौर, तभी इंडिया में भी मैसिव फ्लोज उसके चलते आएंगे। बाकी जो इंडिया डेडिकेटेड फ्लोज है वो तो रेगुलरली आ ही रहे हैं। ओके, चलिए प्रशांत जी, नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों को एक बार फिर से 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू। धन्यवाद। चलिए फिर इस खास पेशकश में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।